Hello students, I am Aditya Prakash Agrahi and now you are watching my channel Aditya Study Point। आज हम ये क्लास 12 का ही लेक्चर लेकर के आए हैं। इसके पहले हम लोगों ने फिजिक्स और मैथ के कई सारे वीडियोस देख चुके हैं, कई सारे लेक्चर हमने क्लियर कर लिया है। ठीक, आज हम ये केमिस्ट्री का फर्स्ट पार्ट आज हम लेकर के आए हैं। जिन लोगों ने अगर फिजिक्स और मैथ के जो वीडियो हैं अगर उनको नहीं देखा है, कई लोगों ने नहीं देखा होगा, वो लोग जाएं प्लेलिस्ट में और प्लेलिस्ट में आराम से हर एक सब्जेक्ट का अलग अलग प्लेलिस्ट है, उसमें से आप लोग देख सकते हैं। ठीक, और सबके वीडियोज आप लोग को उसी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। आज हम केमिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं। तो केमिस्ट्री में सबसे पहले हम लोग को पढ़ना क्या है? फिजिकल केमिस्ट्री। ठीक, क्या पढ़ना है भाई? फिजिकल केमिस्ट्री। इसमें हम लोग को पढ़ना क्या है? फिजिकल केमिस्ट्री। राइटिंग थोड़ी गंदी है लेकिन कोई बात नहीं, आप लोग मेरी बातों पर ध्यान दीजिए। ठीक, सब सही है। फिजिकल केमिस्ट्री में हमको पढ़ना सॉलिड स्टेट यानी ठोस अवस्था। अब ठोस अवस्था आती कैसे है? सबसे पहले द्रव्य आपको जानना पड़ेगा कि द्रव्य होता क्या है, उसके बाद आप ठोस अवस्था को जान पाओगे। ठीक, तो द्रव्य क्या है? द्रव्य, इनके तीन पार्ट कौन कौन से? गैस, दूसरा क्या है? द्रव, तीसरा क्या है? ठोस। तीसरा क्या है? ठोस है। ये जो तीनों ठोस, द्रव, गैस हैं, ये कई सारे अणुओं से मिलकर के बने होते हैं, अणुओं और परमाणुओं से। जैसे ये मार्कर है ना, इनके बीच में पता नहीं कितने अनगिनत अणु होंगे, हम देख नहीं पा रहे हैं, लेकिन इनमें कई सारे अणु हैं, उनसे मिलकर के बना है। इतना चीज क्लियर होगा आप लोगों को। अब ये इन कणुओं के बीच में जो आकर्षण बल होता है, कौन सा होता है? अंतराण्विक आकर्षण बल कार्य करता है। ठीक, इनके बीच में जो अणु या परमाणु होते हैं उनमें अंतराण्विक आकर्षण बल कार्य करता है। ठीक, तो जो गैस है इनके बीच में एकदम निम्न स्तर का जो होता है, मतलब इनके बीच का जो अंतराण्विक बल होता है वो बहुत कम होता है। ठीक, अगर इस पूरे कमरे में अगर हम कहीं गैस अगर फैला देते हैं, ठीक, या किसी भी सिलेंडर में अगर गैस अगर भरा होता है तो क्या होता है? एक अणु यहाँ होगा, एक अणु यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, ऐसे होगा, मतलब दूर दूर फैले हुए होते हैं। लेकिन वही द्रव में क्या होता है? जो द्रव में होता है उनमें जो उनके अणु होते हैं वो थोड़ा सा पास पास होते हैं, यानी उनके बीच जो अंतराण्विक आकर्षण बल होता है थोड़ा सा और ज्यादा होता है। किसके अपेक्षा? गैस के अपेक्षा। ठीक, तो इनके बीच का जो अंतराण्विक आकर्षण बल है वो थोड़ा सा ज्यादा होता है। तो इनमें किस तरह से होते होंगे अणु? ऐसे होते हैं, थोड़ा सा पास पास। ठीक, अब जो ठोस है जिसको हमको पढ़ना है, ठोस सॉलिड स्टेट चैप्टर का नाम है ना, ठोस के विषय में ही हमको पढ़ना है। इनके बीच जो अंतराण्विक आकर्षण बल होता है वो बहुत ज्यादा होता है। क्या होता है? बहुत ज्यादा। इस तरह से होता है, आपस में एकदम सटे हुए होते हैं, इस तरह से। ठीक, इनके बीच का जो अंतराण्विक आकर्षण बल है वो इतना ज्यादा होता है कि आपस में एकदम सटे हुए होते हैं और एक ठोस का निर्माण करते हैं। ये क्या हो जाएगा? ठोस ही तो होगा। ठीक, एक ठोस का निर्माण करते हैं। अब वो चीज अलग है, क्रिस्टल है कि नहीं है, ये सब चीजें बात करेंगे। ये होता क्या है ठोस का? ये इस तरह से आप लिख सकते हैं। इसमें हम लोगों को सबसे पहले पढ़ना क्या है? फिजिकल केमिस्ट्री में क्या पढ़ना है हमको, वो आप देखिए। फिजिकल केमिस्ट्री में हमको पढ़ना है क्रिस्टलोग्राफी। अब क्रिस्टल का अर्थ क्या होता है? ठोस। ठीक, यानी किसी भी ठोस के विषय में उसका अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? क्रिस्टलोग्राफी। किसी ठोस के विषय में अध्ययन करना ही क्रिस्टलोग्राफी कहलाता है। अब उसी क्रिस्टलोग्राफी में हमको सॉलिड स्टेट भी पढ़ना है, उसी क्रिस्टलोग्राफी के अंतर्गत ही आता है वो। ठीक, तो सबसे पहले ये जानिए कि जो क्रिस्टलोग्राफी है इसके जनक कौन है? क्रिस्टलोग्राफी का जनक यानी उसके फादर ऑफ क्रिस्टलोग्राफी कौन थे? अल्केमिस्ट थे। अपने कॉपी में हेडिंग डाल करके मोटे अक्षरों में लिख लो कि जो क्रिस्टलोग्राफी के फादर थे वो, उनका नाम क्या था? अल्केमिस्ट। ठीक, वैसे तो बोर्ड एग्जाम में शायद ना पूछे, आता नहीं होगा, लेकिन आप लोगों की जानकारी के लिए जरूरी है, जान लीजिए। ठीक, उसके बाद जो ठोस का गुण होता है, इसका गुण आप जान लीजिए।
फर्स्ट पर क्या है, इनके जो गलनांक और क्वथनांक होते हैं क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत उच्च होते हैं। ठीक, इनके जो गलनांक और क्वथनांक होते हैं वो बहुत उच्च होते हैं। यानी ऐसा नहीं है कि किसी भी लोहे को आप 10 डिग्री सेल्सियस पर गर्म कर दिए पिघल गया, ऐसा नहीं होता है। उसके लिए एक बहुत उच्च ताप चाहिए होगा तब वो पिघलेगा। ठीक, यानी इसके जो गलनांक और क्वथनांक होते हैं बहुत उच्च होते हैं। दूसरे पे इस ठोस को संपीड़ित नहीं किया जा सकता है। ठीक, ठोस को संपीड़ित नहीं किया जा सकता है। जैसे आपके घर में जो सिलेंडर आता है ना, उसमें क्या भरा होता है, एलपीजी भरा होता है, और उस एलपीजी को क्या किया जाता है भाई, बहुत उसमें एकदम समझिए ठूस ठूस करके भरा जाता है गैस, समझे, एकदम मतलब दबाव, उस पर प्रेशर डाल करके उसमें गैस भर दिया जाता है। यानी उसको संपीड़ित करके उसमें भरा जाता है, बहुत दबा करके उसमें भरा जाता है। लेकिन ठोस में इस तरह का काम आप नहीं कर सकते हैं, इसको दबाया नहीं जा सकता, ये असंपीड्य होते हैं। थर्ड पर क्या लिख सकते हैं, थर्ड पर भी इसी तरह से आप लिख सकते हैं, इनका आकार व आयतन निश्चित होता है। इनका जो आकार और आयतन होता है वो क्या होता है, निश्चित होता है। ठीक, इतनी चीज़ें आप लोग क्लास 9 से लेकर के क्लास 9 से क्या क्लास 6 से ही पढ़ रहे होगे। ठीक, इतनी चीज़ें बेसिक थी, आप लोग को जानकारी के लिए चाहिए होता है इतना चीज़। ठीक, कई बच्चे होते हैं जिनको हल्का फुल्का कन्फ्यूजन होता है, तो वो क्लियर हो जाएगा इससे, मैंने इसलिए बता दिया। कई बच्चे सोच रहे होंगे कि यार क्या ये आसान सा पढ़ा रहे हैं। चलो अब स्टार्ट होता है हम लोगों का जो चैप्टर है। ठीक, तो 12 के लेवल का जो हम लोग का चैप्टर है वो अब स्टार्ट करेंगे। अभी तक आप बस इसका बेसिक नॉलेज आप लोग देख रहे थे, चलो मिटा देना। अब जो ठोस है उनको 2 पार्टों में विभाजित किया गया है, 2 पार्ट में बांटा गया है। ठीक, तो हेडिंग आप लोग डाल लीजिएगा। सबसे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड। ठीक, अब हमको क्या पढ़ना है, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड यानी ठोस का वर्गीकरण। तो इनको 2 पार्ट में बांटा गया है। ठीक, एक कौन सा है, क्रिस्टलीय, दूसरा क्या है, अक्रिस्टलीय ठोस। ठीक, दूसरा क्या है, अक्रिस्टलीय ठोस। राइटिंग थोड़ी सी गंदी है लेकिन कोई बात नहीं। इनको अलग अलग पार्टों में जब बांट दिया गया है तो इनके बीच में अंतर भी कभी कभी पूछता है, आपको भी जानना जरूरी है इनके बीच में क्या अंतर होता है, और एग्जाम में भी आ जाता है कभी कभी। तो सबसे पहले ये जान जाइए, फर्स्ट जो क्रिस्टलीय ठोस होता है इनके संघटक कण नियमित क्रम में होते हैं। क्या होते हैं, नियमित क्रम में होते हैं। संघटक कण यानी जो इनके बीच अणु या परमाणु थे उन्हें ही हम संघटक कण कहते हैं। ठीक, वो क्या होता है, नियमित क्रम में होते हैं। किस तरह से भाई, मान लो कोई 2 कण है, एक ए है और एक बी है। ठीक, ये नियमित क्रम में है, तो फिर इसके बाद ए, फिर इसके बाद बी, फिर इसके बाद ए, फिर इसके बाद बी, इस तरह से होता है। तो इसे हम नियमित क्रम कहते हैं। यानी ए के बाद बी आ रहा है, फिर बी के बाद ए आ रहा है, इसी तरह से चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। लेकिन इधर क्या है, इनके जो संघटक कण होते हैं वो अनियमित क्रम में होते हैं। यानी ए के बाद बी आ गया, फिर बी के बाद फिर बी, फिर बी, फिर उसके बाद ए आ गया, फिर उसके बाद बी आ गया, इस तरह से। यानी अनियमित क्रम है। देखो, ए के बाद बी आया, फिर बी के बाद फिर बी आ गया है, फिर उसके बाद भी बी आया, फिर उसके बाद ए आया। समझ पा रहे हो, यानी वो अनियमित क्रम है, ये नियमित क्रम है। ठीक, अब इसका एक एक उदाहरण आप लिख लीजिए। ठीक, सेकंड नंबर पे एक एक इसका उदाहरण आप लिख सकते हैं। ठीक, इसमें NaCl, NH4Cl ये भी लिख सकते हैं। ठीक, और उधर में आप क्या लिख सकते हैं, प्लास्टिक है, इसमें हीरा भी आप लिख सकते हो। ठीक, हीरा। इधर क्या लिख सकते हैं, प्लास्टिक लिख सकते हैं, कई सारी चीजें हैं। ठीक, प्लास्टिक है, कांच है, PVCl है। ठीक, PVC, PVCl नहीं, PVC। ठीक, और प्लास्टिक है, कांच है। ठीक, कई सारी चीजें हैं, जो भी आप लोग को किताब में मिले सारी चीजें इसमें डाल दो आराम से। ठीक, कोई ना कोई चीज तो याद जरूर रहेगा। फिर थर्ड पर क्या लिख सकते हैं,
थर्ड पर लिखिए कि इनका जो गलनांक होता है वो निश्चित होता है। इनका यानी क्रिस्टलीय ठोस का जो गलनांक होता है वो निश्चित होता है। जैसे लोहा है, मान लीजिए कि लोहा अगर 100 डिग्री सेल्सियस पर अगर गर्म करने पर वो पिघलने लगता है, ठीक, तो अगर उसको 99 डिग्री सेल्सियस भी अगर आप देते हो पिघलेगा नहीं। जैसे ही आप 1 डिग्री सेल्सियस और बढ़ाओगे यानी 100 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, गलना प्रारंभ कर देगा वो, लेकिन 99 डिग्री सेल्सियस तक वो जरा सा भी नहीं पिघलेगा, गर्म हो जाएगा लेकिन पिघलेगा नहीं। और वहीं पर जो प्लास्टिक होता है, प्लास्टिक का क्या है भाई, कहीं भी प्लास्टिक ले लीजिए, ठीक, और उसको गर्म करना शुरू कर दीजिए। जैसे आप गर्म करेंगे, हल्का सा भी उसको अगर आंच मिलता है, हल्का सा भी उसको हीट मिलता है, वो पिघलना स्टार्ट कर देता है। यानी इनका जो गलनांक है वो निश्चित नहीं होता है, ठीक। अक्रिस्टलीय ठोस का गलनांक निश्चित नहीं होता है। इसमें क्या है भाई, गलनांक अनिश्चित है। इसमें वही क्या है, निश्चित था, ठीक। इसके बाद आप क्या बोल सकते हो, फोर्थ पर क्रिस्टलीय ठोस को सत्य ठोस के नाम से भी जानते हैं। क्या, सत्य ठोस। और अक्रिस्टलीय ठोस को छद्म ठोस के नाम से जाना जाता है, ठीक। ये भी एक इन दोनों के बीच में क्या कहा जाता है, अंतर है। इसको सत्य ठोस के नाम से जानते हैं, अक्रिस्टलीय ठोस को छद्म ठोस के नाम से जानते हैं, ठीक। और भी कई सारी चीजें हैं, जैसे कि अभी तक हम 4 इसके अंतर पढ़ चुके हैं, 2-3 और आप कम अगर इच्छा करें तो वो भी आप लिख सकते हैं। क्रिस्टलीय ठोस जो है ये विषम दैशिक होता है, ठीक। कैसा होता है, विषम दैशिक होता है। जैसे मैंने आप लोग को बताया था ना कि ए है, फिर बी, फिर ए, फिर बी, फिर ए, फिर बी, इसी तरह से करते करते कई सारी हैं। यहाँ पर बी ए, बी ए, बी ए, फिर यहाँ पर ए बी ए बी ए बी ए, ठीक। यहाँ पर देखिए क्या होता है, ये क्या है, ये विषम दैशिक है। यानी इधर से अगर ऐसे अगर चलें तो क्या आया, ए बी ए बी ए बी, इस तरह से आया। अब वही अगर इधर से हम चलते हैं तो क्या होता है, ऐसे क्या आया, ए फिर ए, यानी सीधी दिशा में चल रहे हैं तो ए बी आ रहा है। और इस तरह से अगर तिरछा अगर चल रहा है, यानी टेढ़े दिशा में अगर चल रहे हैं, तिरछी दिशा में, तो बस ए आता जा रहा है, ठीक। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बी है, बी आ गया, बस यहाँ पर बस ए है, इस तरह से आ गया। यानी अलग अलग दिशाओं में अलग अलग तरीके से चलता है। और वहीं पर ये क्या है, अक्रिस्टलीय, ये समदैशिक होता है। कैसा होता है, समदैशिक। बताऊं कैसे, जैसे मान लीजिए अगर आपने ए और बी यहाँ पर तो क्रम में लिखा है, लेकिन उसी ए बी को अगर आप किसी मिक्सर में अगर चला देते हैं तो मिक्स हो जाता है, और वही मिक्स जो है अक्रिस्टलीय ठोस में आता है, ठीक। अब उसमें कौन सा, कहाँ पर ए है कहाँ पर बी है, ये तो आपको पता चलने वाला नहीं है। या फिर इस तरह से भी देख लीजिए, ए बी बी ए बी, ऐसे ऐसे है, ठीक। यहाँ पर ए फिर बी ए बी, आप इधर से चलिए, देखिए यहाँ पर ए है, बी है, बी है, फिर ए, फिर बी, यानी ये अनियमित क्रम है। यहाँ पर भी अनियमित क्रम है, ये भी अनियमित क्रम है। इसमें आप इधर से चलिए या ऐसे चलिए या ऐसे चलिए या किधर से भी चलिए, इसमें जो दिशा है उसका ज्ञान नहीं होगा, यानी ये समदैशिक होता है, ठीक। दिशा का ज्ञान होगा, लेकिन जो कण हैं इनके बीच में आ रहे हैं ये नहीं पता चलेगा ए है कि बी है, कौन सा है, ठीक। अलग अलग दिशाओं में अलग अलग कण आपको नहीं प्राप्त होंगे, लगेगा कि सभी एक ही समान है। समझ पा रहे हो, यानी इसमें कुछ क्लियर नहीं हो पा रहा है। इसमें तो क्लियर हो रहा है ना, यहाँ पर ए है, यहाँ पर बस बी मिल रहा है, यहाँ पर भी बस ए मिल रहा है, यहाँ पर क्या है
ए बी ए बी ए बी इस तरह से मिल रहा है। यहाँ पर पता चल रहा है कि इनके बीच में कौन कौन से कण आ रहे हैं, ठीक, यानी ये विषमदैशिक है ये वाला और ये समदैशिक है। क्लियर हुआ? चलो आगे बढ़ते हैं, बढ़े ना, चलो चलो। जो अक्रिस्टलीय ठोस होता है, ठीक, या फिर क्रिस्टलीय ठोस पहले देख लीजिए। जो क्रिस्टलीय ठोस होता है उसका उदाहरण आप क्या बोल सकते हैं? क्रिस्टलीय ठोस में अवयवी कणों का जो क्रम होता है वो नियमित होता है, ठीक, ऐसे आप लिख दीजिएगा कि क्रिस्टलीय ठोस में उनके बीच अवयवी कणों का जो क्रम होता है नियमित होता है। जैसे में नमक नौसादर कुछ भी लिख दीजिए, ठीक। और जो अक्रिस्टलीय ठोस होता है, अक्रिस्टलीय ठोस में क्या बोल सकते हो? इनके अवयवी कणों का जो क्रम होता है अनियमित होता है। जैसे में प्लास्टिक, कांच वगैरह एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक, कुछ भी लिख सकते हो, सब चलेगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, इनमें जो क्रिस्टलीय ठोस होता है इसके विषय में हमको पढ़ना है, अक्रिस्टलीय को छोड़ देना है, ठीक। किसको पढ़ना है? केवल क्रिस्टलीय ठोस को पढ़ना है, अक्रिस्टलीय छोड़ देना हमको। क्रिस्टलीय ठोस भी 4 प्रकार के होते हैं, ठीक, कौन कौन से वो देखिए। पहला क्या है? आणविक ठोस। दूसरा आयनिक ठोस। तीसरा सहसंयोजक ठोस। चौथा क्या है? चौथा है धात्विक ठोस, ठीक। मेरी राइटिंग नहीं सुंदर है, लेकिन आप लोग अपने कॉपी में लिखिएगा तो सुंदर तरीके से नोट्स बनाइएगा, क्योंकि पढ़ने में आसानी होता है, ठीक। जब सुंदर लगता है देखने में तो जल्दी याद हो जाता है, इसलिए एकदम सुंदर सुंदर नोट्स बनाइएगा। अब ये आणविक ठोस है, इसके 3 पार्ट होते हैं, ठीक। कितने पार्ट? 3 पार्ट। पहला जो है हाइड्रोजन बंध है, उसके बाद ध्रुवीय ठोस, अध्रुवीय ठोस, ठीक। क्या है? हाइड्रोजन बंध। दूसरा ध्रुवीय ठोस, और तीसरा क्या है? अध्रुवीय ठोस, ठीक है। इतनी चीजें क्लियर हो गई, इसको नोट कर लो। उसके बाद आणविक ठोस पढ़ेंगे, उसके बाद उसमें हाइड्रोजन बंध क्या है, ध्रुवीय ठोस क्या है, अध्रुवीय ठोस क्या है, ये सब पढ़ेंगे। बस धैर्य बना करके वीडियो देखते रहो, ठीक है। चलो मिटा दें? मिटा देते हैं भाई। आणविक ठोस, आणविक ठोस होता क्या है? ये अणुओं से मिलकर के बने होते हैं। डेफिनेशन आप लोग इस तरह से अगर आएगा तो लिख सकते हैं, 1-2 नंबर में पूछेगा, ज़्यादा बड़े नंबर के क्वेश्चन में ये नहीं आएगा। आणविक ठोस क्या होता है? आणविक ठोस ये अणुओं से मिलकर के बने होते हैं, इनके बीच का संघटक कण अणु होता है और ये बहुत मुलायम होते हैं। इनका जो गलनांक होता है वो बहुत निम्न होता है, यानी बहुत कम होता है, ठीक। इसमें 3 पार्ट आपको मैंने बताया कि 3 पार्ट के होते हैं। फर्स्ट क्या है? फर्स्ट है हाइड्रोजन बंध। सेकंड जो आप लोग पढ़ोगे, ठीक, पहले सेकंड पर मत जाओ, पहले फर्स्ट देखो, हाइड्रोजन बंध, ठीक। हाइड्रोजन बंध क्या होता है इसको भी देखिए, और उसके बाद इसका जो डेफिनेशन होता है वो भी आप लोग को बताएंगे, ठीक। हाइड्रोजन बंध हाइड्रोजन बंध, इसके अगर उदाहरण की अगर हम बात करें तो H2O अगर हम ले लेते हैं इसमें एक उदाहरण, ठीक है। तो H2O पर क्या होता है, देखिए H2O, O ले लिया यहाँ पर, H2 है, ऐसे H हमने बना दिया। इस पर क्या है? +1 है, इस पर -2 है, इस पर +1 है, ठीक। इसमें अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है? ऑक्सीजन ही तो है। अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व ऑक्सीजन है, ठीक। तो इसके कारण क्या होता है
कि H पर आंशिक धनावेश आ जाता है, यानी डेल प्लस, और इस पे आंशिक ऋणावेश आ जाता है, इस पर भी आंशिक धनावेश और यहाँ पर इसका आंशिक ऋणावेश, यानी डेल माइनस O पर आ गया, डेल प्लस H पर आ गया। ठीक, तो इनके बीच जब आंशिक धनावेश और ऋणावेश जब कार्य कर रहा है तो ये ध्रुव की तरह काम करेंगे। ठीक, वो सब छोड़िए। इसी के तरह अगर हम किसी और भी H2O को ला करके यहाँ पर अगर हम रख दे, तो यहाँ पर हमने O रख दिया, यहाँ पर H, यहाँ पर H, इस पर क्या है आंशिक ऋणावेश और इस पर आंशिक धनावेश कार्य करेगा, करेगा कि नहीं करेगा, क्योंकि O क्या है अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है। तो इनके बीच में एक बंध बन जाएगा, क्योंकि ये डेल प्लस और इस पर डेल माइनस है, तो आकर्षित करेगा ना, जब आकर्षित करेगा तो इनके बीच में एक बंध बन जाएगा। इसी बंध को हम क्या कहते हैं, हाइड्रोजन बंध कहते हैं। ठीक, क्या है, हाइड्रोजन बंध है, इसे ही हम हाइड्रोजन बंध कहते हैं। ठीक है, इसका अगर आपको डिफिनीशन अगर लिखना हो तो जब दो अणुओं के मध्य हाइड्रोजन बंध कार्य करता है, जब दो अणुओं के मध्य हाइड्रोजन बंध कार्य करता है तो उसे हम क्या कहते हैं, हाइड्रोजन बंध आणविक ठोस कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइड्रोजन बंध आणविक ठोस कहते हैं। क्लियर हुआ इतना, नोट कर लो, नोट करो, उसके बाद आगे चलते हैं। ठीक है, अब क्या है, ध्रुवीय ठोस है। ठीक, अभी तक हम क्या पढ़ते, हाइड्रोजन बंध पढ़ रहे थे, अब ध्रुवीय ठोस अब पढ़ेंगे। हाइड्रोजन बंध वाला जो था वो क्लियर हो चुका है। ध्रुवीय ठोस क्या है, इसमें अगर हम कोई उदाहरण अगर ले लें, HCl ये हम ले लेते हैं। ठीक, तो H पर क्या होता है प्लस और Cl पर माइनस होता है। ठीक, तो इनके बीच में बंध जब बनेगा तो किस प्रकार का बंध होगा, ये एक इनके बीच में बंध बन गया मान लो। ठीक, तो वो बंध क्या होगा, जो Cl है अधिक विद्युत ऋणात्मक है। सबको पता है कि जो Cl है वो अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है हाइड्रोजन की अपेक्षा। ठीक, तो क्या होगा, ये जो Cl है इस बंध को अपनी तरफ आकर्षित करेगा। आकर्षित करेगा कि नहीं करेगा, करेगा ना। जब अपनी तरफ आकर्षित करेगा तो H पर डेल प्लस और Cl पर डेल माइनस, यानी H पर आंशिक धनावेश और Cl पर आंशिक ऋणावेश आ जाता है। क्या होता है, H पर हाइड्रोजन पर आंशिक धनावेश आ जाता है और क्लोरीन पर आंशिक ऋणावेश आ जाता है। अब इसी प्रकार से अगर हम कोई और HCl को अगर हम ले ले तो ये क्या होगा, इसका आकार छोटा होगा और इसका बड़ा होगा। क्यों बड़ा होगा भाई, क्योंकि इसमें जो है इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ गई है और इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या घट गई है। ठीक, पहले क्या था, पहले 1 इलेक्ट्रॉन था, हाइड्रोजन पे कितना इलेक्ट्रॉन था, 1 इलेक्ट्रॉन था। अब वो भी नहीं बचेगा इसके पास, क्योंकि इसके पास आंशिक धनावेश आ गया है। और जो क्लोरीन था, क्लोरीन पर क्या था, पहले जितने भी इलेक्ट्रॉन थे अब उसमें 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ गए। ठीक, पहले कितने भी इलेक्ट्रॉन थे इसके पास वो नहीं देखना है, उसमें 1 इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, बढ़ गया, तो इनका आकार क्या हुआ, ज़्यादा बड़ा हो गया। ठीक, अब ये सब बताने की ज़रूरत नहीं है कि कैसे बढ़ेगा, आप लोग फर्स्ट ईयर में पढ़े होगे। ठीक, नहीं पढ़े हो तो एक बार देख लो, क्या पता नहीं पढ़े हो, भूल गए हो। हाइड्रोजन है ना, ये क्या है, इनका केंद्र है। ठीक, सेंटर है। इसमें क्या है, प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है। ठीक, और यहाँ पर क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन घूम रहा था। ठीक, हमने क्या किया, इसका जो इलेक्ट्रॉन है इसको हटा दिया। ठीक, तो इसका आकार क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। ये बाहरी जो कक्षा था ये हट जाएगा ना, जब इलेक्ट्रॉन ही नहीं रहेगा तो कक्षा कहाँ से बचेगा, बाहर का, तो ये वाला बाहरी कक्षा इसका हट गया। अब यहाँ पर क्या है, क्लोरीन, क्लोरीन पर Cl पर पहले यहाँ पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन थे। ठीक, ये केंद्रक है, इसके बाहर ये कक्षक है। अब इन कक्षक में अगर हम एक और इलेक्ट्रॉन अगर बढ़ा देते हैं तो क्या होगा, पहले जितने इनके इलेक्ट्रॉन थे, मान लो अगर कोई भी तत्व है, ठीक, यहाँ पर कोई भी मान लो कोई तत्व A है। ठीक,
इसमें अगर 7 इलेक्ट्रॉन थे तो इसके अंदर 7 प्रोटॉन भी होगा ना। तो जब 7 प्रोटॉन था तो इनका जो आकर्षण बल था वो अच्छे से कार्य कर रहा था, यानी ये जो धनावेश था ऋणावेश को अपनी तरफ अच्छे से खींचे हुए था। लेकिन अगर यहाँ पर प्रोटॉन अगर 7 ही रहें और इलेक्ट्रॉन अगर हम 8 कर दें तो क्या होगा, जो इनका आकर्षण बल है वो डिसबैलेंस हो जाएगा। क्या होगा, डिसबैलेंस हो जाएगा। तो क्या होगा, ये इधर उधर थोड़ा सा इनका कक्षा जो है बड़ा हो जाएगा। ठीक, इनका जो घूमने का जो कक्ष है वो बड़ा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया है इसलिए। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हो गई होंगी आपको, उम्मीद है। तो उसी तरह से यहाँ पर अगर हम दूसरा HCl अगर हम ले लेते हैं तो यहाँ पर हमने दूसरा H ले लिया और यहाँ पर Cl। ठीक, अब क्या होगा, इनके बीच ये एक बंध बनेगा। ठीक, ये क्या हो गया, सबसे पहले ये द्विध्रुव की तरह कार्य करेंगे। ठीक, ये क्या है, ये एक ध्रुव और ये एक ध्रुव, ये द्विध्रुव की तरह कार्य करने लगेंगे। और जब द्विध्रुव की तरह कार्य करेंगे तो इनके बीच में एक बंध बन जाएगा। ठीक, ये बंध क्या कहलाएगा, ये वान डेर वाल्स बल है। ठीक, ये इनके बीच में वान डेर वाल्स बल कार्य करने लगा। तो जो ध्रुवीय ठोस है इसका आप लोग डेफिनेशन क्या बोल सकते हो, जब दो कणों के द्विध्रुव के कारण, जब दो कणों में द्विध्रुव के कारण उनके बीच वान डेर वाल्स बल कार्य करने लगता है तो उसे क्या कहते हैं, द्विध्रुव ठोस कहते हैं। ठीक, जब दो कणों में उनके द्विध्रुव के कारण वान डेर वाल्स बल कार्य करने लगता है तो उसे हम क्या कहते हैं, द्विध्रुव ठोस कहते हैं। अब द्विध्रुव कह रहे हैं, ध्रुवीय ठोस कहते हैं। अब हमको क्या पढ़ना है, अब हमको अध्रुवीय ठोस पढ़ना है। ठीक, अध्रुवीय ठोस पढ़ना है तो इसको मिटा देना, नोट कर लेना। वैसे बस समझाने के लिए है, जैसे ही मेरे पास कुछ व्यवस्था होगा आप लोग के लिए नोट्स मिल जाएगा। ठीक, नोट्स आपको PDF के फॉर्म में मिल जाएगा, लेकिन अभी व्यवस्था नहीं बन पा रही है इसलिए बस इसी तरह से पढ़ो। ठीक, उसके बाद आप लोगों के लिए लाइव लेक्चर आएगा। जब लाइव आएगा तो और अच्छे से आप लोग से जुड़ पाएंगे, तो आप लोग को जो भी कन्फ्यूज़न है वो मुझ तक पहुँचेगा तो मैं आप लोग को बता पाऊँगा। इस तरह से है, आपका जो कन्फ्यूज़न है वो मुझ तक नहीं पहुँच पा रहा है। ठीक, आप कितनी भी कोशिश करें, कमेंट करेंगे तो भी ये वीडियो अपलोड हो जाएगा, उसके बाद ही तो मैं आपका कमेंट पढ़ पाऊँगा। या फिर अगर व्हाट्सएप पर आप अगर भेजते हो तो वीडियो अपलोड होने के बाद ही तो भेजोगे, इसलिए जब लाइव आने लगेगा तो उसमें और ज़्यादा अच्छा रहेगा, आपके लिए भी आसानी होगा, मेरे लिए भी आसानी होगा। ठीक, तो उसमें आप आराम से अपने कन्फ्यूज़न को दूर कर सकोगे। इसमें चूँकि इस तरह से नहीं हो पा रहा है इस समय, तो कोई बात नहीं, हल्की फुल्की दिक्कत होती है। चलो, बस वीडियो को शेयर करते रहो। ठीक, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, जितने ज़्यादा सब्सक्राइबर होंगे, जितने ज़्यादा व्यूअर बढ़ेंगे उतना ही चैनल के लिए भी अच्छा होगा और हमारा भी मनोबल ऊंचा बढ़ेगा। ठीक, ऊंचा होगा तो उसके बाद लाइव या जो भी है सभी आने का प्रयास है अभी भी, और आना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा पहले वीडियो को शेयर आप किया कीजिए हमेशा। ठीक, अगर ये वीडियो अगर अच्छा लग रहा होगा आपको तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा एक। ठीक, लाइक ज़रूर करना। ओके, अगर हम ये पहले अध्रुवीय ठोस है, इसका अगर हम कोई अगर उदाहरण अगर हम ले तो CO2, ये उदाहरण ले सकते हो कि नहीं ले सकते हो, ले सकते हो ना। तो CO2 का पहले स्ट्रक्चर किस तरह से बन जाएगा, ठीक, या उल्टा कर दिया मैंने, इधर O। ठीक है, इस पर क्या है, 4 इलेक्ट्रॉन है। ठीक, ये क्या करेगा, डबल बॉन्ड से बनाएगा, दोनों तरफ डबल बॉन्ड बनाएगा। इस पर क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। ठीक, तो क्या होगा कि इनके बीच जब इस तरह से जब ये बंध बना रहा है तो जो द्विध्रुव है इनके बीच द्विध्रुव आघूर्ण का मान 0 हो जा रहा है। क्या हो रहा है, 0, यानी इनके बीच द्विध्रुव नहीं बन पा रहा है। ये इधर चला गया, इधर का इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, तो बीच में कहीं द्विध्रुव बन पा रहा है, नहीं बन रहा है। जब इलेक्ट्रॉन जब चला गया तो द्विध्रुव कैसे बनेगा, नहीं बन पाएगा। ठीक, तो इसके लिए क्या होता है,
ध्यान से देखिएगा, ये जो इलेक्ट्रॉन है इनमें लगातार गति करते रहते हैं, ठीक, लगातार चलते रहते हैं। ऐसे ऐसे जब लगातार जब चलेंगे तो क्या होगा, कभी ना कभी एक ऐसा समय आएगा जब कुछ इस प्रकार से स्ट्रक्चर बनेगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक। इस पर क्या होगा, डेल प्लस और यहाँ डेल माइनस, ठीक। थोड़े से ही समय के लिए होगा, लेकिन ऐसा कभी ना कभी जरूर आएगा, एक ऐसा अवसर आएगा जब इस तरह से हो जाएगा। तो इसी तरह से अगर हम किसी दूसरे CO2 को अगर ला करके यहाँ पर रख देते हैं तो यहाँ पर O, यहाँ पर C, यहाँ पर O, ठीक, यहाँ पर डेल प्लस, यहाँ पर डेल माइनस, तो इनके बीच क्या होगा, एक बंध बन जाएगा, एक बल कार्य करेगा। ये क्या है, आंशिक ऋणावेश है, ये आंशिक धनावेश है, दोनों के बीच में बल कार्य करेगा कि नहीं करेगा, करेगा ना। इसे ही हम क्या कहेंगे, अध्रुवीय ठोस, यानी इनके बीच में ध्रुव नहीं बना है, ये क्या है, अध्रुवीय है, ठीक। इनके बीच में किसी भी प्रकार का ध्रुव नहीं बन रहा है, ठीक है। तो इसे ही हम क्या कहते हैं, अध्रुवीय ठोस कहते हैं, ठीक। इसका डेफिनेशन क्या बोलोगे, जब कणों में ताक्षणिक द्विध्रुव आकर्षण बल कार्य करता है, ताक्षणिक अर्थ क्या है, कुछ समय के लिए, यानी कुछ ही समय के लिए होगा, लेकिन इस तरह से कंडीशन बनेगी, इस तरह से कंडीशन बनेगी, यानी ताक्षणिक द्विध्रुव आघूर्ण का बल जो है कार्य करता है। फिर से डेफिनेशन सुनिए, जब दो कणों में ताक्षणिक द्विध्रुव आकर्षण बल कार्य करता है तो उन्हें क्या कहते हैं, द्विध्रुव ठोस कहते हैं, अध्रुवीय ठोस कहते हैं, ठीक है। लिख लो, नोट कर लो, नोट हो गया, मिटाते हैं। इसका जो इसमें कुछ गुण भी आप लिख सकते हैं इसके डेफिनेशन में, आणविक ठोस के, ठीक, तो वो भी आप लिख लीजिएगा। शायद मैं बताया हूँ या नहीं बताया होऊंगा तो आप इस समय लिख लीजिएगा। इनका जो गलनांक और क्वथनांक होता है वो क्या होता है, कम होता है। इनका गलनांक व क्वथनांक बहुत कम होता है और इनकी चालकता भी बहुत कम होती है। जब इनका गलनांक और क्वथनांक जब कम होगा तो इनकी चालकता कैसे ज़्यादा हो जाएगी, यानी इनकी गलनांक, क्वथनांक और चालकता तीनों बहुत कम होता है, ठीक है। इतनी चीज़ें क्लियर हो गई। तो अब हम क्या पढ़ेंगे, आयनिक ठोस के बारे में पढ़ेंगे। आणविक ठोस हो गया आपका, आयनिक ठोस अब हम पढ़ेंगे। मिटा देना, मिटा देते हैं। क्या है आयनिक ठोस, इनमें क्या है, इनमें जो संघटक कण होते हैं वो आयन होते हैं, ठीक, यानी इनके संघटक कण आयन होते हैं। ये पॉजिटिव तथा निगेटिव होते हैं, ठीक, इनमें एक पॉजिटिव और एक निगेटिव की तरह होते हैं, ठीक। इनके बीच जो है वैद्युत स्थैतिक बल कार्य करता है। इनके बीच का जो बल होता है वो वैद्युत स्थैतिक बल होता है, ठीक, और इनका जो गलनांक होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, ठीक, इनका गलनांक बहुत ज़्यादा होता है। अब उदाहरण के तौर पर अगर लें तो NaCl, ठीक, NaCl पर Na पे प्लस और Cl पे माइनस, दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है, रुको, क्या है, Na पे प्लस और Cl पे माइनस, ऐसे होता है ना। यही क्या है, आयनिक ठोस है। आयन के रूप में है कि नहीं है, Na पर प्लस है और Cl पर माइनस है। NaCl इसी प्रकार से टूटता है, लिखते हो ना इसको। मान लो NaCl है, गिव्स क्या मिलता है, Na पे प्लस और प्लस Cl माइनस, यही ना मिलता है। ये क्या है, आयनिक ठोस है, ठीक है, नोट कर लो। इनका जो गलनांक होता है बहुत ज़्यादा होता है, उच्च होता है। इनके बीच में वैद्युत स्थैतिक बल कार्य करता है, इनके बीच में वैद्युत स्थैतिक बल कार्य करता है। इतनी चीज़ें हो गई क्लियर, नोट कर लो, मिटा दें, सारी चीज़ें लिख लेना। इनकी चालकता ज़्यादा होती है क्योंकि गलनांक जब ज़्यादा है, उच्च है, तो चालकता क्या होगी, वो भी तो उच्च होगा, होगा कि नहीं होगा, होगा ना, नोट कर लियो ना। सहसंयोजक ठोस,
ठीक। सहसंयोजक ठोस ये अणुओं से मिलकर के बने होते हैं, ठीक। आयनिक ठोस था वो आयनों से मिलकर के बना था, सहसंयोजक ठोस अणुओं से मिलकर के बना होता है, ठीक। और इनके बीच जो बल कार्य करता है सहसंयोजक बंध होता है, ठीक। इनके बीच सहसंयोजक बंध कार्य करता है, ठीक। और अगर उदाहरण के तौर पे अगर हम लें तो क्या ले सकते हैं भाई, उदाहरण के तौर पे ग्रेफाइट, हीरा, सिलिका, ठीक। क्या ग्रेफाइट, हीरा, सिलिका जो भी लेना है ले सकते हो आराम से, ठीक। उदाहरण आप बुक में से भी देखिएगा, कई सारी आपको उदाहरण मिल जाएंगे, जितने भी एग्जाम्पल्स मिलेंगे सारे आप नोट कर लीजिए, सबको पढ़ लीजिए, ठीक। कुछ ना कुछ जरूर एग्जाम में याद रहेगा, वो आप लोग लिख दीजिएगा, ठीक। जरूरी नहीं है कि कौन सा आप उदाहरण लिख रहे हैं, कोई जरूरी ये नहीं है, ठीक। चलो नोट करो। और इनका जो चालकता होता है, चालकता मैंने बताया कि आयनिक ठोस का ज्यादा होता है, ठीक। और आणविक ठोस का कम होता है। तो ये जो सहसंयोजक ठोस है इनकी चालकता क्या होती है, आणविक ठोस से ज्यादा होता है। इनका चालकता आणविक ठोस से ज्यादा होता है और आयनिक ठोस से कम होता है, ठीक। इनकी चालकता आणविक ठोस से ज्यादा और आयनिक ठोस से कम होती है, नोट कर लिए। और इनका जो गलनांक होता है वो भी ज्यादा होता है, ठीक। इनका गलनांक ज्यादा होता है। ये सब आप लोग एक हेडिंग के तौर पे लिख लिया कीजिए, टॉपिक बना करके, टॉपिक वाइज, ठीक है। नोट कर लियो ना, नोट कर लो उसको। इसका एक डिफिनेशन आप ये भी लिख सकते हैं, ऐसा ठोस जो किसी अन्य ठोस से जुड़ करके एक बड़ा ठोस बना लेता है। ऐसे ठोस जो एक या एक से अधिक ठोसों से जुड़ करके एक बहुत बड़ा ठोस बना लेते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, सहसंयोजक ठोस कहते हैं, ठीक। इनका गलनांक ज्यादा होता है और इसको हम एक और नाम से भी जानते हैं, कौन सा, नेटवर्क ठोस, ठीक। नेटवर्क सॉलिड, इसे इस नाम से भी जानते हैं क्योंकि एक ठोस है किसी दूसरे से जुड़ा, वो दूसरा वाला ठोस किसी तीसरे ठोस से जुड़ा, इस तरह से कई सारे ठोस आपस में मिल जाते हैं और एक बड़ा ठोस बन जाता है, ठीक। इसलिए इसका एक और नाम होता है नेटवर्क ठोस, ठीक है। इसके बाद क्या है, इसके बाद धात्विक ठोस है, ठीक। धात्विक ठोस आप लोग हेडिंग डालिए कॉपी में। इनका जो संघटक कण होता है वो धातु होता है। इनका संघटक कण धातु होता है क्योंकि नाम देखो धात्विक ठोस है तो इनका संघटक कण धातु होता है। FeCu कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। जो भी आपको लिखना है लिख लीजिए। FeCu Zn सब धातु है, जितने भी धातु होते हैं इसको आप इसमें उदाहरण के तौर पे ले सकते हो, ठीक है। और इनका जो संघटक कण धातु होता है, इनके मध्य धात्विक बल कार्य करता है। इनके मध्य जो बल होता है, कौन सा बल कार्य करता है, धात्विक बल कार्य करता है। और इनका जो चालकता होता है, उससे पहले ये जानिए, इनका जो गलनांक होता है वो उच्च होता है और चालकता बहुत ज़्यादा होता है, सबसे ज़्यादा इसी का होता है चालकता, क्योंकि इसमें जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन उसकी संख्या ज़्यादा होती है, ठीक। इसलिए फ्री इलेक्ट्रॉन इसमें ज़्यादा होता है, इसलिए इनका जो चालकता होता है सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। इतनी चीज़ें क्लियर हो गई हैं, नोट कर लेना। हेडिंग बस वैसे ही डाला गया है, बस ये है कि आप लोग सभी हेडिंग्स को अच्छे से पढ़िए, अच्छे से नोट्स बनाइए। अभी तक ये बस बेसिक नॉलेज चल रहा था, ठीक। चूँकि ये क्लास 12 के लेवल का है, लेकिन ये भी एक बेसिक नॉलेज के तौर पे है। इसमें से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, पूछा जाता है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं पूछा जाता है। इसके आगे क्या करता है, बहुत सारी चीज़ें हैं, वो आप लोग जब जानोगे तो उन सारी चीज़ों में से क्वेश्चन अधिकतर पूछे जाते हैं, ठीक है। संकुलन प्रभाज आदि कई सारी चीजें हैं, वो सब आप लोग को अगले लेक्चर में जानना है, ठीक। इस लेक्चर में वो सब आप नहीं जान पाए हैं, लेकिन अगले लेक्चर में संकुलन प्रभाज, उपसहसंयोजक संख्या, ये सभी आपको जानने होंगे। बिना जाने आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं, ठीक है। और एक बंद संकुलन होता है, उसको भी हेडिंग डाल लीजिए। इसी में मैं आपको बता देता हूँ बंद संकुलन किसको कहते हैं, ठीक है। हेडिंग डाल लो भाई, बंद संकुलन किसे कहते हैं। स्टार्टिंग में मैंने आप लोगों को नहीं बताया था,
ठीक, बंद संकुलन क्या होता है इसको जानिए। ठीक, क्रिस्टल जालक में उपस्थित घटक कणों, क्रिस्टल जालक जो होता है उसमें जो इनके घटक कण होते हैं कौन कौन से होते हैं, अणु, परमाणु, आयन, यही तीनों तो उनके क्या कहता है घटक कण हैं। यानी क्रिस्टल जालक में उनके घटक कणों, अणु, परमाणु या आयन की त्रिविम में निश्चित व्यवस्था को बंद संकुलन कहते हैं। ठीक, यानी जो अणु, परमाणु, वो आयन होते हैं उनकी जो त्रिविमीय जो निश्चित आकृति होती है उसे हम क्या कहते हैं, बंद संकुलन कहते हैं। त्रिविम में निश्चित व्यवस्था यानी त्रिविम क्या आपने पढ़ा था, त्रिविम यानी किसी भी तरह से गति करेगा तो त्रिविमीय गति करेगा। यानी जो गैस होता है ना, गैस के कण इधर उधर कहीं भी उड़ते रहते हैं तो वो किस प्रकार का गति होता है, त्रिविमीय गति होता है। अगर द्विविमीय अगर गति करेगा तो एकदम सीधी रेखा में चलेगा, या फिर x के डायरेक्शन में या फिर y के डायरेक्शन में। लेकिन अगर त्रिविमीय अगर लो तो किसी भी दिशा में चले, त्रिविमीय होता है उसको। ठीक, कंफ्यूज हो गया ना। अगले वीडियो में मैं आप लोगों को सारी चीज़ें बताने वाला हूँ, इसलिए अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। और जिनको भी ये वीडियो अच्छा लगा होगा, वैसे तो ये अभी बंद संकुलन आप नहीं जान पाए हैं, इसको कन्फ्यूज़न होगा इसमें, अगले लेक्चर में इसको हम अच्छे से क्लियर कर देंगे आप लोगों का बंद संकुलन। ठीक, क्योंकि उस दिन आप लोग नए जोश के साथ आओगे और अच्छे से पढ़ाएंगे उस दिन। ठीक है, बंद संकुलन जो है क्लियर हो जाएगा। मुझे पता है कि आप लोग अभी कंफ्यूज हो बंद संकुलन में। ठीक, तो बस याद करके नहीं, इसको समझो तब तुम्हारा क्लियर हो पाएगा कि हाँ बंद संकुलन होता क्या है। अगर मैं बस आप लोगों को डेफिनेशन बोल दूं और आप लोग याद कर लो तो ऐसे नहीं होगा, आप लोगों को उस चीज़ को समझना पड़ेगा। ठीक है, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, और अगर नए व्यूअर हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, और प्लेलिस्ट बन चुकी है। ठीक, प्लेलिस्ट हर क्लास का अलग अलग जो सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट वाइज प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ से आप लोग आराम से पढ़ सकते हो। ठीक है, और जो भी आप लोगों को प्लेलिस्ट चाहिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, सब आपको मिल जाएगा। ठीक है, और क्या है कि एक मेरा फेसबुक पर जो है पेज है, ठीक, आदित्य स्टडी पॉइंट के नाम से। हो सकता है कि आगे चल करके वहाँ पर या फिर इंस्टाग्राम पे आदित्य स्टडी पॉइंट के नाम से है अकाउंट, तो हो सकता है कि उस पर आप लोग को कुछ नोट्स भी मिल सकते हैं आगे चल करके। ठीक, व्यवस्था बनेगी तो इसी माध्यम से आप लोगों तक नोट्स या बाकी सारी चीज़ें पहुंचाई जाएंगी। बाकी कोई माध्यम तो है नहीं मेरे पास। व्हाट्सअप है तो व्हाट्सअप से बहुत ज़्यादा लोगों के पास नहीं पहुंच पाएगा। अब चूँकि फेसबुक है या फिर इंस्टाग्राम है तो उस पर मैं जब अपलोड कर दूंगा तो जिसको भी चाहिए वो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक, और अगर व्हाट्सअप पर अगर सबके नंबर पर अगर भेजता रहा तो भेजते भेजते बूढ़ा हो जाऊँगा। ठीक है, इसलिए वहाँ पर जाकर के फॉलो कर लीजिए। ठीक, या फिर देखते रहिए, जो भी आपको अपडेट्स रहेगी उस पर मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए, बाकी सारी चीज़ें बहुत अच्छी है, पढ़ते रहिए, बस मन लगा करके। चलते हैं, गुड बाय, टेक केयर। ठीक है, चलो।